दे रहे हैं। देखो बच्चों, पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हम लोगों ने सुन ली थी, डायपोल सुन लिया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्वांटिटी पढ़ ली थी। अब इसके दो तीन डेरिवेशन है। एक्सियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, एट एनी पॉइंट है, और तीन तरह की प्रॉब्लम बची हैं। हमें बाद में याद दिला देना, जब हम डेरिवेशन कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन टाइप की प्रॉब्लम करेंगे। एक तो वो है कि दो तीन चार्ज रख देते हैं, दो या और उनके बीच में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ये निकालना है। दूसरा होता है उसमें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड देकर एक स्ट्रिंग के अंदर एक पेंडुलम में एक स्फीयर लटका दिया गया, तो कितने एंगल पर ये सस्पेंडेड रहेगा इक्विलिब्रियम में जब होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या चार्ज क्या होगा ये। और एक है ड्रॉपलेट्स, अगर वो कहें एन ड्रॉपलेट्स मिलाकर एक बिग ड्रॉप बना दी गई, हर एक छोटी छोटी ड्रॉपलेट पर जो चार्ज है वो क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है स्मॉल ई, तो बताइए बिग ड्रॉप पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये तीन प्रॉब्लम एटलीस्ट हमें बाद में भी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, ठीक। तो अब ज़रा तुम्हारा मूड चेंज करने के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन ले लेते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल, बच्चे लोग ये कह रहे हैं, फिर उसके बाद लौटते हैं फिर हम अपनी दुनिया में। यहाँ से लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा दिया जाए, यूँ। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे डालो भाई डायपोल। याद आ गया तुम्हें? एक हल्का सा कोई रिव्यू दे दें तुम्हें। डायपोल एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिला हुआ कोई सिस्टम, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इन लोगों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल 2l ले लिया, 2l या कुछ जगह पर 2a ले लेते हैं, ठीक। तो a 2l या 2a क्यों लिया गया, ये पहले डेरिवेशन में ही ये बात पता लग जाएगी। एक्चुअल में तो ये डिस्टेंस मान लो ये d है, तो तुम्हारा डायपोल मोमेंट जो है p, वो क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आइदर चार्ज एक ले लिया और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2l ले लिया, या यही q इंटू 2a ले सकते हो। कुछ राइटर्स ऐसे लिखते हैं q इंटू डी। केमिस्ट्री में ज़्यादातर q इंटू डी ले लेते हैं, उसमें 2l 2a का चक्कर नहीं होता है, और हम लोग फिजिक्स में ज़्यादातर 2l या 2a ही लेते हैं। क्यों लेते हैं ये बात अभी जो हेडिंग शुरू होगी उसमें देखेंगे। तो ये क्या है, डायपोल मोमेंट था। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट का जहाँ तक सवाल है, इसका कूलाम, इसका मीटर, कूलाम मीटर हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी डायरेक्शन की बात हो तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक। अब हम इसको हटाते हैं, ठीक। इतनी बातें ध्यान रखने पर चलते हैं। अच्छा, अमन गुज्जर आ गए तुम, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में चल रहा है। जल्दी ही पुराने वाले सारे वीडियोस देख लेना, हम तुमसे अलग बात करेंगे किस तरह से हम लोग इसे समझें। मगर कोई बात नहीं, आज ऐसी सुन लो, आज समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, नहीं, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्या? है क्या चीज़, ये क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन है बेटा। एक्सियल इक्वेटोरियल डायपोल जो हम लोगों ने देखा था कि डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब उस डायपोल की वजह से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यूँ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यूँ भी कह सकते हैं। तो ये डायपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बस इतनी सी कहानी है। अब इसको कुछ भी नाम दिया जाए वो अलग बात है। चलो अभी बच्चों देखा जाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ एक लाइन लिख लें, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज, consisting of charges plus q and minus q separated at a distance
डिस्टेंस टू एल ठीक वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on axial line at a distance r को थोड़ा और दूर लिख दें, r बेचारा अकेला हो जाएगा, r फ्रॉम द डाइपोल और लिख दें फ्रॉम द डाइपोल, बस बहुत हो। अब जरा इसका देखो सीन क्या बनना है। यहाँ पर एक डाइपोल है, डाइपोल जो है वो मिलके बना हुआ है क्यू क्यू चार्ज से, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू चार्ज है, इन लोगों के बीच की डिस्टेंस 2l है। अच्छा, फिजिक्स में बच्चों हम लोग एक बात ही जानते हैं कि अगर कभी डिस्टेंस दिया जाए तुम्हें, तो अगर तुमसे ये डिस्टेंस दिया जाए कि दो बॉडी हैं, एक ये टेबल है और एक यहाँ पे चेयर पड़ी है, इन लोगों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 2 मीटर का मतलब ये नहीं होता है। 2 मीटर का मतलब है वो जो सेपरेशन है वो उनके सेंटर ऑफ मास से होना चाहिए, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों सेंटर के बीच का सेपरेशन जो है वो 2 मीटर होगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक डाइपोल से 8 दूरी पर हमारा पी पॉइंट है, और कहाँ है, एक्सिस पर। एक्सिस क्या हो रही है भाई, एक्सिस तो ये हो रही है, ये एक्सिस हो गई। अब एक्सिस पे मान लो यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ये बात हो गई। अब अगर तुम देखो कि ये ए चार्ज ले लिया, ये बी चार्ज ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगी बच्चों, अवे फ्रॉम पॉजिटिव ये होगी ई ए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स नेगेटिव, और ये जो होगा वो होगा ई बी, ये होगा। अच्छा, ए बी है। अब क्या हुआ, जो सेपरेशन है वो हम इसका सेंटर O है, O से लेकर r दूरी पर ये P पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया। अगर डाइपोल से r दूरी P पॉइंट थी, इट मीन्स ये दूरी नहीं है, इसके सेंटर ऑफ मास से P पॉइंट की डिस्टेंस r है, ये बात पता लग रही है। और जब ये बात हम लोगों ने जान लिया तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम इस चार्ज से डिस्टेंस, r की डिस्टेंस ऐसी है, कैसे हुई, क्या चीज़, ये r की डिस्टेंस ये कैसे लिए वो बता दीजिए। r की डिस्टेंस जो है वो, एक मिनट समझ नहीं पाए, r की डिस्टेंस सर ये कैसे ले रखी है, r की डिस्टेंस ले रखी है ऐसे, r की डिस्टेंस ये कैसे ले ली, इस एक मिनट हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। देखो फिर से हम रिपीट करे जा रहे हैं, पूरी बात समझ नहीं पाए तो हमारी तुम्हारी बात सुन लो। एक डाइपोल से 8 दूरी पर P पॉइंट है, तो r डिस्टेंस अगर डाइपोल से उन्होंने कहा है ना, तो डाइपोल का मतलब मान लो कि डाइपोल यूँ रखा हुआ है, इधर एक नया फिगर बना देते हैं, ये डाइपोल है। डाइपोल से 8 दूरी का मतलब यहाँ से r नहीं बनाना है हमें P पॉइंट के लिए, क्योंकि जब भी दो चीज़ों के बीच के सेपरेशन दे रखा हो तो फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर 11 में पढ़वा दिया था तुम्हें इस चक्कर में, सेंटर ऑफ मास। वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जब भी डिस्टेंस ली जाती तो किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ली जाती है। अगर P पॉइंट की डिस्टेंस r बताई है तो इसका सेंटर ढूंढो पहले, ये है सेंटर ऑफ मास, यहाँ से डिस्टेंस P पॉइंट की r होगी। अब ये जाके बात सही हुई, ऐसा नहीं होगा हम यहाँ से r लिखते हैं। तो वही बात थी, हम लोगों ने यहाँ कंसीडर किया था कि r डिस्टेंस डाइपोल से दूर एक P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट की दूरी को हम r मानेंगे, और डाइपोल अपने आप में कितनी लेंथ से मिलके बना हुआ है, 2l से, तो ये 2l है। 2l में देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, सेंटर से यहाँ तक की लेंथ हो गई l, और यही सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये दोबारा l हो गई। क्या ये बात समझ पाए, ये 2l हो गई पूरे दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज की दूरी, ठीक है, 2l हो गई। अब तुम ये बताओ कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस लें तो कितनी होगी, ये तो हो गया हमारा r और ये हो गया l, तो पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस r प्लस l हुआ नहीं हुआ, बोलो यहाँ तक पहुँचे सारे लोग,
हैं? यस सर। अच्छा, और जो माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है, तो माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या आएगी? इस आर में से ये एल माइनस, ठीक है। फिर से इस बात को देखें, शायद कुछ बच्चे ना समझ पाए हों, तो इसके लिए एक फिर से एक फिगर रफ एक बना दे रहे हैं। ये एक पी पॉइंट है, मान लो ये आर है हमारी 10 सेंटीमीटर है, डाइपोल की पूरी लेंथ 4 है, तो 2 सेंटीमीटर सेंटर से ये चार्ज हो गया, 2 सेंटीमीटर ये हो गया। अगर हम इस माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस निकालें तो 10 माइनस 2 करना होगा, ये डिस्टेंस क्या आएगी? 8 आएगी। और अगर इस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए हो तो क्या होगी? 10 तो ये हो गई, 2 ये जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 10। तो इसी को हमने r कहा है, ये l है, ये l है। 8 का मतलब है r माइनस एल और 10 का मतलब है r प्लस एल। ये बात क्लियर हो पाई है? नहीं बोलो बच्चों, अगर ये क्लियर हो गई है तो आगे बढ़े, नहीं क्लियर हुई तो पहले इसी पे डिस्कशन कर लो। चलो भाई, कोई नहीं मना कर रहा है, इसका मतलब है क्लियर हो चुकी होगी। अब तुम देखो, इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/4πε0। तुम चाहो तो इसे के भी चला सकते हो, मगर हमें थोड़ा सा फील्ड 1/4πε0 में आती है। तो Q अपान डिस्टेंस, ए चार्ज से दूरी क्या आ रही है? R प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही बी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या है? टुवर्ड्स नेगेटिव है, ई बी, और 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ई बी ज़्यादा है? बताओ बच्चों, ये ई बी में कौन सी ज़्यादा? ई बी ज़्यादा सर, ई बी। बिल्कुल सही है, ई बी। जिसका डिनोमिनेटर कम है वो वैल्यू में ज़्यादा है। ई बी इज़ ग्रेटर देन ये दिख रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा ई बी माइनस का ई ए। चलो भाई, ई बी माइनस ये रख देते हैं। तो अगले स्टेप में ले रहे हैं यहाँ, ई बी क्या हो गया? तो क्यू कितना गिवन है? चार्ज हैं? चार्ज कितना है? चार्ज क्यू भाई, एक पॉजिटिव क्यू है, एक माइनस क्यू है। डाइपोल की डेफिनेशन ही यही थी कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l, ये था। तो यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, एक पहले वाला चार्ज लिख दें, 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस जगह यहाँ पर कम पड़ रही है, थोड़ा इधर चले जाते हैं, माइनस 1/4πε0 Q अपान R, नहीं यार ये तो ए बी था, ए बी तो माइनस था, और ये ऊपर वाला है, R प्लस एल का होल स्क्वायर ये। चलो भाई, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या आ जाएगा? 1/4πε0। ठीक, यहाँ पर स्क्रीन से हम बाहर जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले रहे हैं, 1/4πε0 कॉमन आ गया, और Q भी ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में बचता है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर यूँ। अब यहाँ पर क्या होगा? Q/4πε0 ये। अब एलसीएम ले लिया गया इनका, एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम ले लिया तो आया r माइनस एल का होल स्क्वायर और इनटू में r प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होकर ये वैल्यू ऊपर आ गई, r प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर यूँ आ गया। अब बच्चों इसमें अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तो यहाँ आया बच्चों Q/4πε0 है ये, और यहाँ पर इसे ब्रैकेट ब्रेक करो, ये हुआ r स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस साइन लगा हुआ था, ठीक है। इस ब्रैकेट को ओपन करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसे ओपन कर दिया, तो उस हिसाब से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl आ गया। ठीक, यहाँ पर समझो ज़रा। अब अगर स्क्वायर ना होता तो यहाँ होता a प्लस बी ए माइनस बी, और मल्टीपल कैसा आता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि इन लोगों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा।
इस ब्रैकेट को ज़रा ब्रेक करो, अंदर के साइन सारे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हुआ भाई साइन, Q अपान 4πε0 हुआ, और यहाँ पर क्या आया, r² प्लस l² प्लस का 2rl माइनस का r² माइनस l² प्लस का 2rl अपान, और सर 4RL ले रहा है। हाँ है 4rl, और ठीक, सर कटी आएगा ना बस में सब। हाँ हाँ 4RL आएगा। सही है, ठीक जा रहे हो। वो तो पता है खुदा। r² से r² उड़ गया, l² से l² उड़ गया, ठीक, और 4rl आ गया। अब 4rl को हम आगे लिखेंगे, जगह खत्म हो रही है, हम इधर वाला हटा दें क्या, ये नोट हो गया इधर वाला पोर्शन, सर हो गया, नोट हो गया। ठीक। बल्कि एक लाइन तो नहीं लिखी जा सकती, एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती, ये वाला पोर्शन हटा दे रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सी जगह बना लेते हैं, जीने के लिए थोड़ी सी जगह होना चाहिए, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। अब देखो क्या है, इसके बाद आया है Q अपान 4πε0 आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में आ चुका है 2rl जुड़कर 4rl आ गया, 4rl, और अपान में r² माइनस l² और होल स्क्वायर। अब हमने 4rl को लिख दिया 2 × 2, रीअरेंज कर दिया, देखो कैसे, 1 अपान 4πε0 लिख दिया, Q को हम इधर ही लिखे दे रहे हैं इंटू में, कैसे, 4 को लिख रहे हैं, 4 को 2 लिख दिया, फिर Q और L, और बचा हुआ 2 यहाँ लिख दिया, 2 × 2 4 को, और R यहाँ लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमें कुछ चीज़ें याद आ जाएं। क्या चीज़ें याद आ गई, 2QL को हम बचपन से हम लोग P कहते थे, ठीक, तो ये क्या हुआ P, एक लाइन इधर से बिताना पड़ेगी, P अगर कह दें तो यहाँ क्या होगा 1 अपान 4πε0, और P 2 ले लेते हैं पहले, और R अपान r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ठीक। फिर अगले स्टेप में अगर तुम देखो बच्चों, तो यहाँ पर एक बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पड़ाव तो आ गया, मगर एक बात और, यूजुअली लेंथ ऑफ डायपोल बहुत कम होती है, कितना, 10⁻⁻12 मीटर, बहुत कम हो गया, तो इसलिए तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यानी चूँकि L लेंथ ऑफ डायपोल इज वेरी मच या मच लेस देन R, बहुत ज़्यादा कम है R के कंपेयर में, देयरफॉर या हेंस स्क्वायर ऑफ L कैन बी निगलेक्टेड, ये लिख दिया बच्चों हमने। ऐसा क्यों लिख दिया, देखो जहाँ 10⁻⁻12 की रेंज की बात हो रही है, अरे सर ये P = 2QL होता है क्या हैं, P = 2QL होता है, हाँ, आज भी यहीं से शुरू किया था, उस दिन हम कल या परसों पढ़ा चुके इसको। डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P = Q × 2L होता है, मतलब आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज के मल्टीपल को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब तुम देखो, अगर 10⁻⁻2 है डायपोल की लेंथ, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁻24 हो जाएगा। देखो छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने पर वैल्यू और बहुत कम हो जाती है, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करने पे बढ़ जाता है, छोटी वैल्यू को स्क्वायर करने पर बजाय वैल्यू बढ़ने के और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह से L वैसे भी बहुत कम है, अगर स्क्वायर करेंगे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि R के कंपेयर में निगलेक्ट किया जा सकता है, यानी मीन्स नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। अब इस सेंस में यहाँ पर क्या आया बच्चों, जब हमने यहाँ पर L को निगलेक्ट कर दिया तो ये तो हो गया 0। तो इस तरह से अगर तुम देखो तो 1/4πε0 और यहाँ पर 2πr और यहाँ r² माइनस यहाँ 0 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ r² का स्क्वायर कर दिया जाए तो पावर कितनी हो गई 4, ठीक है, 4 पावर लिख दे रहे हैं। 1/4πε0 2πr अपान r की पावर 4, r से एक r कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/4πε0 2p/r³। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, वो मतलब मैग्नेटिक। L की जगह से 0 कैसे आया सर? L की जगह 0 इसलिए आ गया क्योंकि R के कंपेयर में L की वैल्यू बहुत कम है, ठीक, और जब बहुत कम होती है कोई वैल्यू तो उसका स्क्वायर जो है वो और कम होता है। जैसे 10⁻⁻12 मीटर है लेंथ, तो अगर तुम इसका स्क्वायर कर दोगे तो L स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻24 हो जाएगा। एक तो यही बहुत कम वैल्यू है, मगर ये इसकी तुलना में इतना कम होगा कि नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये है
तो इसलिए नेगलेक्ट कर लिया उसे। जब बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू जोड़ना हो तो इफेक्ट जीरो का आता है, जीरो का इफेक्ट आता है। समझ पाए? सर ऐसे समझ जैसे गए। जैसे बिल गेट्स को तुम 50 रुपए जाके गिफ्ट कर दो तो उनके अकाउंट में कौन सा बैलेंस बढ़ने वाला है, कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो वो 50 रुपीज़ की 50 रुपये वैल्यू बढ़ जाएंगे सर, है, 50 रुपये बढ़ जाएंगे सर। 50 रुपये बढ़ जाएंगे। अब उसकी टोटल वेल्थ देखो तो जाके, जहाँ ट्रिलियंस में हो वहाँ 50 रुपये बढ़ने पर जीरो का इफेक्ट नहीं आता है। सर, हाँ उसमें इन्वेस्ट कर देंगे ना कि भाई हमको तो एक साल बाद थोड़े और मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी हम ऐड कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लो तुम्हारे पास है एक मार्कर है, सपोज कर लो मार्कर की लेंथ तुम्हारे पास 15 मीटर है, ठीक है, मीटर। अब इसके अंदर हमने तुम्हें इतनी छोटी सी एक एटम की लेंथ और बढ़ा दी और वो हमने 10 की पावर माइनस का 30 मीटर और बढ़ा दिया। अब तुम इन दोनों का सम हमें करके बताओ, 15 मीटर में 10 की पावर माइनस 30 मीटर को हमें ऐड करके रिजल्टेंट क्या आ रहा है? तुम्हारे अकाउंट में अगर 500 रुपीज़ हैं और 0.0001 पैसे तुम्हें दे दिए गए, ये तो सिर्फ 3 ही जीरो लगाए हैं हमने, तो कितना अमाउंट बढ़ जाएगा भाई? जीरो का इफेक्ट आएगा। क्या जाके मौज कर लो। 30 लाख के बनाएगा, हाँ। 10 की पावर 30 माइनस के। क्या इसमें 15 में 10 की पावर माइनस 30 नहीं जोड़ सकते? एक बहुत लार्ज वैल्यू है, एक बहुत स्मॉल वैल्यू है। 15 की पावर माइनस 30 लास्ट में लास्ट डिजिट बन जाएगी अपॉन 10 की पावर माइनस 30। हाँ तो फाइनली कितना आया तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं, अभय को जो है इसमें जो है नेग्लिजिबल नहीं कर रहा है ये बंदा, तो इसको ऐसा करना, सारे लोग तुम लोग जो है ऐसा करना कि एक पैसा दे देना जाके इसको, देखेंगे इसके अकाउंट में कितनी जो है इंक्रीमेंट हुआ जा रहा है। एक पैसा बढ़ा देना, एक वैल्यू प्लस कर देना, फिर तुम देखना कि कितना ज़्यादा जो है ये और वेल्दी हो गए हैं पहले के कंपेरिजन में। तो खैर यहाँ पे फिलहाल हमें इतना ही लेना है। अच्छा तुम्हारा सोल्यूशन नाम का चैप्टर हो गया क्या, ये बताओ? क्या सर? सोल्यूशन नाम का चैप्टर तुमने पढ़ लिया क्या? हो गया सर, हो गया। सोल्यूशन में हमें एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताओ तुम हमें। चल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जो तुमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, उसका कंसेप्ट तुमने क्या लगाया? फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जब लिखा था उसके आगे क्या लिखा था, याद करो। ये सर टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। ये तो सब पढ़ाई नहीं है। अरे यार सोल्यूशन हो गया तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी एक नहीं हुई, ऐसा हो रहा है कैसे? सर, हो चुका है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ते हो तो याद दिला रहे हैं, जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते हो सॉल्व करने के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ए प्लस बी, मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आता है। यहाँ पर हम एक के मोल को निगलेक्ट क्या करते थे, बताओ किसको गायब करते थे? सर हो गया, एन बी ले लेते थे। हाँ एन बी गायब करते थे। एन बी क्या था, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। बी क्या होता था, सॉल्यूट होता था वहाँ पर, याद आया? सर आ गया, और तुम लिखते थे फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अब वहाँ पे एक सवाल है, ये दोनों कंसेप्ट सेम है तो हम वहाँ से बता दे रहे हैं तुम्हें। यहाँ पर अगर तुमने यहाँ गायब करा था तो यहाँ पे लिखा था तुमने एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी आया था। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका है, ये सॉल्यूट का है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ये नंबर ऑफ मोल बी आया है, नंबर ऑफ मोल ए सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल किसका है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इतना पहुँच गए। अब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू को जीरो ले लेते हैं। एक जेन्युइन सवाल उठता है, तुमने यहाँ से एन बी जीरो ले लिया, एन बी तो ऊपर भी लिखा हुआ है, समझ पाए? तो वहाँ तो घोर अपराध था, यहाँ तो हम पूरी जेन्युइन बात बता रहे तुम्हें कि स्क्वायर बहुत कम हो गया इसकी तुलना में, तो घटा रहे हैं तो जीरो का इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही में ऊपर से एन बी को जीरो नहीं करा और नीचे से कर दिया, कितनी गलत बात हो गई। मगर वहाँ पर शायद हम लोगों ने डिस्कशन इस पर नहीं करा होगा। ये एन ए के रिस्पेक्ट में है ना? हाँ एन ए के रिस्पेक्ट में बिल्कुल वही बात हो गई जो अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर कोई आदमी भूख से भूखा मर रहा है और अगर उसको तुम जाके 50 रुपीज़ का एक डाइट पैक करा के दे दो तो उसके लिए सब कुछ वही है, बहुत बड़ी वैल्यू है, अकेली है वैल्यू। मगर जब एक बहुत बड़ी वैल्यू में वही 50 रुपीज़ यानी स्मॉल वैल्यू को ऐड करा जाए तो उन दोनों का सम एन ए प्लस एन बी का सम लगभग एन ए के इक्वल है, मीन्स ये जीरो का इफेक्ट देता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू प्लस की जाएगी।
ठीक है, चलो हम वहाँ पहुँच गए, तुम्हें याद भी दिला दिया और झाँक भी लिया। अगर हम ना लिखते तुम्हें याद भी नहीं आता। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये वैल्यू तो तुमने काम कर डाला, तो यहाँ पर हमने निगलेक्ट करके ये करेंगे। एक बात इसमें और बची, ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस डायरेक्शन में आई, फिगर बना हुआ है, हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कह दें या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कहें। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो आई है वो ये और ये दोनों सिचुएशन कब लगेंगी? अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे सिर्फ डिस्टेंस देके तो ये लगेगा, अगर लेंथ ऑफ डाइपोल भी दिया जाए और घटाने लायक वैल्यू हो तब जो है ये होगा। तो मेनली ये रहता है, मगर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ बोलो। हो गया सर। अच्छा, अब ये बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में किस डायरेक्शन में आई, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आई या नेगेटिव एक्सिस की तरफ आई? नेगेटिव की तरफ आएगी ना, पीछे की तरफ आएगी। नहीं, अच्छा, नेगेटिव की तरफ आएगी, जाएगी। ठीक। जब पॉजिटिव की तरफ आएगी, इस तरफ को, पीछे की तरफ को। देख लो, अभी तुमने यहाँ पे देखा था कि EB जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से है और ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस तरफ आई है। और डाइपोल का साइन क्या होगा? डाइपोल किस तरफ है? इस तरफ है। डाइपोल कौन सी एक्सिस पर है? सर एक्सिस कहाँ दे रखी है? नहीं, ये देखो, ये चूंकि एक्स एक्सिस है ना, तो इसमें हम डायरेक्शन को या तो पॉजिटिव आई कैप से बताएंगे, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव है तो माइनस आई कैप। जैसे ये डाइपोल रखा हुआ है, इस पर तुम्हें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरफ होगा। P वेक्टर हमारा इधर बना है और E वेक्टर भी इधर ही आया है, तो नेट P और E के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है बताओ जरा? 180 नहीं, 180 बन रहा है। 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हमेशा बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये समझ लो। अगर यही पॉजिटिव चार्ज उधर बना देते तो सीन क्या होता है? ये हटा दे रहे हैं, ये नोट कर लिया होगा तुमने, यहाँ से हटाते हैं उसको। अगर यहाँ पर ये डाइपोल हम यू बना देते तब क्या होता, देखो ज़रा, यहाँ पर ये होता नेगेटिव चार्ज, इस तरफ होता पॉजिटिव चार्ज और यहाँ होता इसका सेंटर और यहाँ से दूरी होती ये और P पॉइंट होता ये। तो इसको अगर हम A ले लें, इसको B ले लें, तो EA इस तरफ आएगा और ये B है तो EB इधर आएगा। और इस कंडीशन में ये करीब है P पॉइंट के, R कम है, यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मींस EB ज़्यादा होगा किससे? EA से। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आना तो वही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम EB माइनस EA करेंगे और सॉल्व होने के बाद जैसा हम लोगों ने किया आएगा यही 1/4πε0 2P/r³ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एक वैल्यू ले लेते हैं, ये वाली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, मान लो ये 50 आ गई है सॉल्व होकर, ये आ गई 10, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता कितना आएगा? 50 माइनस 10 करा 40 आएगी। और किस डायरेक्शन में आएगी? इस तरफ आई इलेक्ट्रिक फील्ड 40। समझ पाए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई? इधर। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो P और E की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, कहाँ? एक्सियल वाले डेरिवेशन में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शन में आएंगे, मीन्स चाहे डाइपोल के उस तरफ राइट साइड में पॉइंट हो या लेफ्ट साइड में हो, तो बजाय हमने लेफ्ट में बनाने के हमने डाइपोल को ही रिवर्स करके रख दिया। तो डाइपोल चाहे ऐसा लिखो या वैसा रखो, दोनों ही सेम ही है। समझ पाए? एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल हमेशा 0 आएगा और वो हमेशा सेम डायरेक्शन की तरफ ही होंगे। बोलो बच्चों, बात डाइजेस्ट हो गई? नहीं हो गई सर, हो गई। चलो भाई आगे बढ़े। अब इक्टोरियल पोजीशन कर लेते हैं, इक्टोरियल को भी निपटा ही देते हैं आज। चलो इसको सर, इक्टोरियल दूसरी पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल का मतलब एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अब हमें डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेना है जिसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। अच्छा, हटाएं बच्चों। अच्छा भाई, तो इतना आ गया सर। आप उसका भी क्या फॉर्मूले करेंगे? हाँ, उसका फार्मूला डिराइव करेंगे अभी हम लोग। ये दोनों डेरिवेशन आते हैं, अभी 2-1 साल पहले आया था CBSE में, और बाकी सबको ही पता होते हैं, मगर ये इतनी बारीकियां नहीं पता होती। ज़्यादातर लोगों ने रट डाला होता है, बस KQ/r² लेके 3-4 लाइनों में से ख़त्म कर डालते हैं।
अगर उनसे एंगल पूछ लो कि पी के बीच में क्या आया तो पूरी सिचुएशन नहीं पता होती, तो वो पूरी तरह से बात पता रखना। चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का डेरिवेशन आता है। कौन सा? 5 नंबर का आता है डेरिवेशन। ये वाले नहीं, ये वाले 5 में कहाँ आएंगे, 3 नंबर में पूछ लेंगे। थोड़ा सर 3 में आएगा। हाँ और क्या, अरे तुम लोग 12th में आ गए हो, अगली साल तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अब तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ें 5 नंबर में थोड़ी पूछेंगे, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो। अरे सर अभी कहाँ शादी हो रही है हमारी? अभी पढ़ोगे तभी तो हो पाएगी, अभी ऐसी हालत रही तो फिर कहाँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब विजय के हालात है सर। हाँ भाई, तुम लोगों को मोटिवेट करने के बस एक ही बात होती है कि बच्चों सही से पढ़ लो, वरना तुम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। पता लगा बच्चे सही से पढ़ाई शुरू करके जान दे देते हैं पढ़ाई के अंदर। चलो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट। सब हाँ बताओ, बोलते रहो क्या तो विजय सर कहते है। क्या? अरे हमारा एक स्टूडेंट था, ये समझ लो कि हॉस्टल में रहता था, खाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, तो साइड रूम जो रूम पार्टनर्स का था वो अपना आधा टिफ़िन उससे शेयर कर देता था, कुछ लोग और भी थोड़ा बचा हुआ उसको दिया करते थे। और उसका जब सिलेक्शन हो गया, ये लोग थे मेडिकल के, MBBS मिलने आया तो बता रहा था बच्चों कि उसमें अलीगढ़ में हुआ उसका MBBS में। तो कुछ साल बाद मिलने आया तो बोले सर हमारी पॉकेट मनी 30,000 रुपये है। हमने कहा कैसे? तो पता लगा उसका केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छा था, तो MBBS में सिलेक्शन लेने के बाद वो वहाँ की किसी कोचिंग में पढ़ाने लग गया। तो वो एक बैच पढ़ाता था बस शाम को, तो वो 1000 रुपीज़ पर डे दे देते थे। तो इस तरह से कभी उसके पास ज़्यादा पैसे कमी होती तो 2-3 एक्स्ट्रा बैच ले लेता था, तो वहाँ पर लेक्चर रहता है। तो इस तरह से तो बता रहे थे कि 30 के अप्रॉक्स 1000 के अप्रॉक्स का मंथली मिल जाता है पॉकेट मनी, जबकि वो MBBS कर रहे होते। ऐसे IIT में बच्चे लोग जाते हैं, हम लोगों की भी ये हालत होती है। मगर सब कुछ पढ़ने से है, कहाँ वो इंसान जो खाना नहीं खा पा रहा था। ऐसे एक साहब और थे जिनकी बहुत ही फाइनेंशियली कंडीशन बेसिक थी, मगर हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद वो भाई साहब गाड़ी से घूम रहे हैं। तो पता करा कि इनके साथ ऐसे कौन सा चमत्कार हो गया। बोले भी इनका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन के बाद एक पार्टी ने इनको बुक कर लिया है और उसमें इनको गिफ्ट के तौर पे गाड़ी और ये सब चीज़ें दे दी गई हैं। अभी उनकी एजुकेशन चल रही है, मगर उसके बाद ज़िंदगी इस तरह से चेंज कर दी है। और हम लोग अगर निकम्मेपन से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो जिम्मे में घर वाले ही निकालने की सीन बन जाएगा उसमें। तो इसलिए हम लोगों को मेहनत से पढ़ना चाहिए, और उसकी मेहनत के लिए सिर्फ हमें कंसेप्ट अच्छे होना चाहिए हर एक चीज़ के अंदर। ये नहीं कि 24 घंटे लगे हुए पढ़ाई के अंदर, फोकस अच्छा हो, कंसेप्ट अच्छे हो, इतना काफ़ी है। आपके कंसेप्ट अच्छे 5-6 कार तो होंगी। हाँ सही है, तो फिर उम्मीदें हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर सही से पढ़ लो तो अच्छी उम्मीदें हैं। ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है बच्चों, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो बच्चों, ये एक है डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया हमने। डाइपोल ऑन के बाद क्या सर? डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल EQUITORIAL इक्वेटोरियल पोजीशन। ये डाइपोल है पहले की तरह, क्यू से मिलके बना हुआ। अच्छा, सेंटर वो हो गया, डिस्टेंस यहाँ से LL है। देखो पिछली बार भी 2L ले रखा था, तो हम लोगों का डेरिवेशन आसान हो गया। अगर L लेते तो L/2 से चलता और कॉम्प्लिकेशंस आ जाते, इसीलिए डाइपोल में P = Q/2L लिखते हैं। अब ये भी इसकी वजह जो हम बता रहे थे कि 2L क्यों लेते हैं, ये डेरिवेशन में हमें आसानी हो जाती है। अब देखो ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब इसमें सपोज कर लो ये एक P पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है डाइपोल से R दूरी पर है, तो R दूरी ऊपर ले लिया, होने को नीचे भी हो सकती थी, मगर चलो ऊपर ही ले लिया। आज जब ऊपर वाला तुम कर लो इस तरह से, तो दाएं बाएं लेकर हर तरह से कर सकते हो। अब तुम यहाँ पर देखो बच्चों कि इसमें दो हम यहाँ पर नाम दिए दे रहे हैं, ताकि एग्जामिनर चेक करने के दौरान आसानी से समझ सके कि हमने क्या क्या किया है। तो अगर इस P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव होगी। टुवर्ड्स नेगेटिव क्या होगी, ये हो गया। और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है, EB।
ये ई बी हो गया। ठीक, अच्छा अब इन लोगों के बीच में अगर ये देखें कि यहाँ पर हमने इसके पैरेलल लाइन ले ली डाइपोल के, और हम लोगों ने यहाँ पर थीटा एंगल कंसीडर कर लिया कि ये एंगल थीटा है, तो तुम देखते हो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व का मतलब हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट तो इस तरफ निकलेगा, और इसका नाम क्या होगा बच्चों इस कंपोनेंट का, इसका नाम होगा ई बी कॉस थीटा। थीटा से मिला हुआ वाला हमेशा कॉस होता है। क्यों होता है ये बात हम कभी वेक्टर में देखेंगे, या 11th में पढ़ी होगी। और ऊपर की तरफ जो आएगा उसका नाम होगा ई बी साइन थीटा। तो थीटा से मिला हुआ वाला थीटा कैसे हुआ सर? ये है थीटा इसके, ये थीटा इस थीटा के बराबर कैसे हुआ? ये देखो दोनों पैरेलल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो पैरेलल लाइन को जब एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इस सेंस में आ गई। ठीक, अब अगर यहाँ देखो R और L है तो ये भी R और L है, ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, और इस थीटा के हिसाब से ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों, अल्टरनेट एंगल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब इस EA के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो थीटा से मिला हुआ एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर जो होगा उसका नाम EA cos थीटा होगा, और एक नीचे की तरफ होगा 90 डिग्री पर इस तरफ, इसका नाम होगा EB sin थीटा। ये होगा। अब तुम देखो EB sin थीटा और EA sin थीटा, ये दोनों, ये EA क्या था ना, ये cos थीटा, ये sin थीटा। EB sin थीटा, ये sin थीटा दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हैं, वैल्यू में इक्वल हैं, इसलिए इन लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कंसीडरेशन बिल्कुल वही है जो पीछे लिखा था। क्या लिखेंगे कि कंसीडर देयर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 2L, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन आर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक, इतना लिख दिया। फिर उसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे इसमें कि EB sin थीटा, ये sin थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसिल आउट ईच अदर। हाँ बोलो। ये फिगर एक बार दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, किसके बाद? ये सर ये थीटा लेने के बाद थीटा लिखने, कोई बात नहीं, दोबारा फिगर बनाए दे रहे हैं। अभी तो अच्छा। पूरा बन चुका है, उसमें बताते मज़ा नहीं आएगा। प्रोसेस देखो इसका, देखो यहाँ पर एक बड़ा सा फिगर है, समझा दिए उससे। यहाँ से बताया जा रहा है, जल्दी जल्दी देखिए। यहाँ से 8 दूरी पर एक P पॉइंट है। ठीक, तो अगर ये A है, ये B है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EB, और ये टूवर्ड्स निगेटिव, ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव के साथ से, ये टूवर्ड्स निगेटिव E है। ये हमने एंगल थीटा कंसीडर किया, ये R है, ये L है, ये L है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि RL सेम ही कहानी है। अच्छा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एक एक्स एक्सिस पे ही लाइन ले लो, और करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया। इसका एक कंपोनेंट जो आया इस तरफ, इसका नाम है EB cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा EB sin थीटा। और अरे ये वाला ये कैसे आया फिर यहाँ पे, ये cos थीटा कैसे आया? नहीं, ये वेक्टर का है। जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करा जाए तो उसको दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कोई वेक्टर है ये A, और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस A को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरफ होगा A cos थीटा, और इस तरफ होगा क्या, A sin थीटा। अगर ये बात नहीं पता EB कहाँ पे है? क्या चीज़, यहाँ पे EB कहाँ है? EB कहाँ है भाई, ये तो है चार्ज B पॉइंट पर रखा हुआ, तो इसकी चार्ज की वजह से, B चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम EB रख दिया गया। समझ गए तो। हाँ, इसी तरह से A पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA हो गया। और यहाँ पर जब हो गया ये थीटा, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये थीटा ले लिया। अब इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आया जिसका नाम है EA cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर इधर आया है EA sin थीटा।
ये दोनों वैल्यू में बराबर हैं। क्यों बराबर है इस बात को देखो, साइन थीटा दोनों थीटे इक्वल हैं भाई, साइन थीटा अगर 30 है तो ये भी 30 है, साइन 30 हाफ हो गई, ये भी हाफ हो गया। ये भी दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त हमें क्या क्या चाहिए होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। चार्ज तो डाइपोल अगर है तो डाइपोल में इतना अंडरस्टूड है कि चार्ज हमेशा इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो ही नहीं सकता जिसमें चार्ज वेरी कर जाए। डाइपोल में अगर यहाँ +2 है तो दूसरी तरफ -2 ही होगा, यहाँ +5 है तो -5 ही होगा। तो चार्ज तो दोनों में सेम है, और डिस्टेंस अगर देखो जितनी डिस्टेंस ये निकल कर आएगी उतनी ये निकल कर आएगी। और डिस्टेंस है क्या, पाइथागोरस से निकालेंगे। हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या निकल कर आएगी, √r² + l²। तो यही इसमें भी यही डिस्टेंस लगेगी, इसमें भी यही लगेगी। तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, और साइन थीटा तो दोनों इक्वल हैं ही। तो ये दो जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। बताओ। समझ गया। हाँ अब सही है। अब देखो बड़ा अच्छा माहौल बनाएगा, जैसे तुम पूछते रहते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें। सर जो नीचे को जा रहा है ये ई है और वो ई भी है। हाँ तो ये दोनों इक्वल हैं आपस में। हाँ दोनों क्यों हैं, हाँ समझ लो, क्योंकि क्यू दोनों के केस में सेम है, आर दोनों के केस में सेम है, और क्यू और आर से ही डिसाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है या ज़्यादा है, कम है, सेम है। समझ गया। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा कि तूने पूछा, क्योंकि ये क्लास के में अंदर माहौल ही होना चाहिए डिस्कशन का। वरना ऐसा नहीं कि ज़्यादातर हम लोग फिजिक्स ऐसे पढ़ते, कुछ भी फिजिक्स पढ़ा रहा है सुने जा रहे हैं, जब समझ नहीं आया कह दिया यार पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स ही ऐसा होता होगा। मगर जिस तरह से इंटरेक्शन बनता है ना कि पूछना बार बार ये कैसे आया वो कैसे आया, इसमें बहुत आइडियल मेथड है पढ़ने का, और हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, बगैर डरे हुए इन चीज़ों को एंजॉय करा जाए। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो 70 घंटे पढ़ा जाए, एक बार ध्यान से पढ़ लो और हाथ के हाथ हो जाता है। अभी तो तुम ऑनलाइन हो, क्लास में अगर होते हो तो एक बार समझाने के बाद सब लोगों से हम ऐसी डेरिवेशन करवा के देख लेते हैं। जैसे ही समझाया ढंग से खूब इसी तरह इंटरेक्शन करा, मिटाया और कहा चलो लिख के दिखाओ, सीधे सीधे वहीं के हम वहीं याद हो जाता है। तो ये चीज़ होती है बच्चों, ऐसा नहीं कि 72 घंटे वहाँ 2 से 4 पढ़ रहे हैं, 4 से 6 पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। आधे घंटे रिविज़न अपना याद रखना और ये सब साथ साथ में तैयार हो जाता है। चलो भाई फिगर हमने हटा दिया, अब इसके अगली कार्रवाई करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें ई है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। वो दोनों तो बेचारे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ऐड हुए। अब ये दोनों भी मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, और जब इक्वल हैं तो इसे हम ट्वाइस ऑफ एनी1 लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ EA cos थीटा लिख दें, ये ट्वाइस ऑफ EB cos थीटा लिख दें। क्यों? क्योंकि EA और EB दोनों ही इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ/R²। Q दोनों केस में सेम है, R दोनों केस में सेम है, तो वैल्यू सेम ही तो आ रही है, तो ट्वाइस ऑफ एनी1 कर दिया। अब इसको आगे बढ़ा दो, बस 2-3 लाइनों में खत्म हो जाएगा। E की वजह से A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, 1/4πε0 रख दिया, Q रख दिया, R²। R क्या है भाई, यहाँ से लेकर इस P पॉइंट की डिस्टेंस क्या है बच्चों, बताना जरा। ये तो हुआ L बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। तो रूट का R² प्लस L², रूट का मतलब रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दिया हमने। अच्छा, चूंकि यहाँ R² भी करना है तो ये वैल्यू तो डिस्टेंस हुई, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, उड़ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये। समझ पाए? या दोबारा लिख दें, दोबारा लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस वैल्यू का √R² प्लस L² का भी हमें स्क्वायर करना है, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये वैल्यू फ्री हो जाएगी। और cos थीटा की वैल्यू लिखो ज़रा, cos थीटा को देखो ज़रा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, बताओ cos थीटा को इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो, ये साफ ट्रायंगल बनी है, यहाँ तो बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है। इसमें cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, बोलो ज़रा, cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है इसमें? सर किसमें एक बार दोबारा बताइए तो। कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये वाली ज्यादा साफ दिख रही है, POB, ये ले लिया। इसमें cos थीटा बराबर क्या, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ सही 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 से ब्रिजेश, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा क्या हुआ, बेस, बेस का मतलब L, ठीक है। बेस अपान क्या, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाँ रूट R² प्लस L², बढ़िया। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर करने में रूट से उड़ गया ये, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 1/4πε0 लिख दिया।
अच्छा, इन तीनों के मिला के लिख दिया, 2 है, Q है, L है, दोनों को तीनों को मिला के आसपास में लिख दो। ठीक, ये क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट उड़ गया, और यहाँ रूट उसका, रूट को हटा के हम लोगों ने इसकी पावर लिख दी। क्या पावर लिख दी, 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होती है। और तुम्हें पता दोनों ब्रैकेट इनटू में है, इनटू में हमेशा पावर ऐड होती हैं, तो 1 प्लस हाफ करोगे, इस वैल्यू को तो भाई p लिखते चलो, पुरानी बात है, ठीक है, अब बड़े हो चुके हो, 2ql को p आसानी से लिख सकते हैं, ये बात हमें बचपन से पता है। तो 1/4πε0 हो गया, p हो गया, और यहाँ पर 1 में हाफ ऐड हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में 1 में हाफ ऐड कर दिया, ये 3/2 हो गया, तो 3/2 सीधा लिखे दे रहे हैं, 3/2 हो गया। ये तो हमारा एक कंडीशन आ गई जब लेंथ नेग्लिजिबल ना हो तब के लिए। अब यहाँ पर एक बात वही लिखेंगे, सिंस L इज मच लेस देन R, हेंस या देयरफॉर स्क्वायर ऑफ L कैन बी निगलेक्टेड। तो इस तरह से अगर हम स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 1/4πε0 p/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह 0 डाल दिया, पावर 3/2 लगा दिया। अब ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, इसको लिख दें, कभी कभी बच्चे कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनटू में पावर आ गई, 2 से 2 उड़ गया बच्चों, r³ बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया। ये स्क्रीन से हम बाहर जाने लग गए तो यहीं इसके आगे लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आ गया 1/4πε0 और सिर्फ p/, को p ले लिया क्या? हाँ 2ql को p ले ही लेंगे, पिछले वाले डेरिवेशन में तो लिया था, क्योंकि p = 2ql होता था, जहाँ जहाँ 2ql मिलता रहेगा ज़िंदगी में उसको p करके डालते रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर p रख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात और करो, हाँ बोलो। सही, लास्ट वाला तो दिख नहीं रहा है, साइड वाला, लास्ट वाला, साइड वाला नहीं दिख रहा है, साइड वाला कहाँ पर है, सही लिखा आ रहा है, ये अमेरिका क्या जा रहा है, ये वाला ना, ये सही सर। अब यहीं से देख लो, इसमें L की जगह पे 0 डाल दो, तो r स्क्वायर के इंटू में पावर क्या आ जाएगी, 3/2, तो r स्क्वायर इंटू 3/2 है, 2 से 2 उड़कर क्या बनेगा, r³ बचेगा, ठीक है, तो बस p/r³ बन जाएगा। बोलो। ये सर डेरिवेशन किस चीज की थी, जब परपेंडिकुलर था वो, कहाँ पे क्या चीज़ थी, समझ नहीं आया। अरे सर ये डेरिवेट किस चीज को कर रहा है सर, ये डेरिवेशन ये कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पहले डेरिवेशन का मतलब था इस डाइपोल की एक्सिस पे कोई पॉइंट यहाँ 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 कहीं दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, इधर या इधर कहीं हो। अब दूसरा केस जो अभी हेडिंग थी उसका मतलब है कि ये डाइपोल है, इसके सेंटर की कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जो है, सेंटर से परपेंडिकुलर कोई बाइसेक्टर लाइन है, तो उस लाइन को हम कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल लाइन, उस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना और किस डायरेक्शन में आएगा ये निकालना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमें सिर्फ r चाहिए था और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट चाहिए था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। बोलो, समझ पाए बच्चों? अरे 3D है मतलब हैं, ये 3D में है, ये समझ लिए। अरे 3D में है क्या सर? 3D में, 3D तो नहीं है, 2D है। देखो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये इसका पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट P, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ गया, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक इधर हो गया इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच में से होगा, या कंपोनेंट बनाकर इनसे सॉल्व कर लिया, 2 कंपोनेंट कैंसिल हो गए, जोड़ दिया। अच्छा, तो 2 फार्मूले है ना मतलब, हाँ 2 फार्मूले आ गए, मगर ये वो वाले फार्मूले हैं जिनके डेरिवेशन ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, इनके न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया बोर्ड में। इनको जब भी आया तो पूछा गया इनको डेरिवेशन के तौर पर, फिर भी टेक्स्ट बुक के राइटर ने ज़बरदस्ती इनको यूज़ करने के लिए 1-2 क्वेश्चन बना दिया। अब उस क्वेश्चन में करना क्या है, कोई दिमाग तो लगाना नहीं, अगर RL दे रखा है तो हम यहाँ लगाएंगे, अगर वही है कि लेंथ ऑफ डाइपोल नहीं दे रखा है, यूजुअली बहुत कम होता है, नहीं देते हैं, तो p/r³ से निकालते हैं। तो इसमें मेन कलाकारी डेरिवेशन निकालने की है, ना कि फार्मूला रखने की। फिर भी अगर कलाकारी वाला कोई पॉइंट है तो ये लास्ट पॉइंट है कि जहाँ पर हम तुमसे बार बार पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल क्या आया, बताओ ज़रा एंगल क्या आया। क्या सर? अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुका है ना, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है ये बताओ।
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है कहाँ पे सर? हाँ वो तुम देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसका होता है? डायपोल का होता है। हाँ 180, ये किसने लिखा है? हर्षित ने, बहुत बेहतरीन, हर्षित राजपूत, बेहतरीन शॉट। अच्छा सर, हाँ। देखो ये है डायपोल, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये P हो गया तुम्हारा, ये P हो गया डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस तरफ, हमेशा एंटी पैरेलल होगा और हमेशा इस थीटा की वैल्यू जो है 180 ही पाई जाएगी। और थीटा है क्या? एंगल बिटवीन P एंड E, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। पहुंच गए? बोलो यस सर। बच्चों ठीक है, आज का बुलेटिन यहीं तक रुकते हैं, मगर एक इम्पॉर्टेंट